हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। कल के हम जो पिछले वीडियो हमने 2 अपलोड किए थे उसमें थोड़ा फॉल्ट आ गई थी जिससे कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं सारा कुछ इसी वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सारी चीज़ें जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिरकार होता क्या है। सभी जीवों में अपनी जाति को अस्तित्व में बनाए रखने की क्षमता होती है, यानी वो अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उसी को हम जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा जो हमारा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है जानेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके माध्यम से कोई भी प्लांट, क्योंकि ये प्लांट में ही मोस्टली पाया जाता है और एनिमल्स में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, और क्योंकि प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट्स पाए जाते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स के माध्यम से अगर कोई भी प्लांट नया पौधा डेवलप कर रहा है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमिटल जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि इसमें गैमिट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई भी अकेला पेरेंट ही नए जीव को पैदा कर सकता है। इसकी अलग अलग मेथड हैं जो कि इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा गैमिटल फ्यूजन के थ्रू होता है। गैमिट्स किस तरह से होते हैं? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट हमेशा मेल सेक्स ऑर्गन में और फीमेल गैमिट हमेशा फीमेल सेक्स ऑर्गन में ही डेवलप होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो नेचुरल वे पर भी होता है, दूसरा आर्टिफिशियल वे पर भी होता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से, यानी कृत्रिम रूप से अगर हम इसको करा दें तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। नेचुरल रूप से रूट, स्टेम, लीफ ये किसी के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल वे पर हो सकता है। प्लांट अपने सर्वाइवल रेट के अनुसार इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग जो है जानते हैं आर्टिफिशियल जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव का, ये बाई कटिंग, ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, बडिंग, लेयरिंग और गुटिंग। अब इन सभी पार्ट्स को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से कवर करने वाले हैं, तो अभी वीडियो में आप बने रहें। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें किसी भी पेरेंट्स की मतलब मेल और फीमेल पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी एक जीव नए जीव को बना सकता है, पैदा कर सकता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसकी अलग अलग मेथड होती हैं, जैसे जो है फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन। इनको भी हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये थोड़ा लेंदी रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एनिमल्स में और प्लांट्स में सभी में देखने को मिलता है। और जो है जो लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट्स, सब में जो है गैमेट्स की आवश्यकता होती ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसको हम लोग अलग से वीडियो बना करके इसको कवर करेंगे। क्लियर? अब जो है हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिटेल से जो है पढ़ने की। तो हम लोगों ने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही हम लोग प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो ये जो है कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे रिप्रोडक्शन आ जाए चाहे प्रोपेगेशन आ जाए, तो हम लोगों को एक ही चीज़ को नोटिस करना है, इसी को लिखना है। क्लियर? अब इसमें जो बात करते हैं जो नेचुरल सिस्टम है इसका, तो इसमें रूट, स्टेम और लीफ के माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरली होता है, और ये आर्टिफिशियल का है जो कि अभी पिछले पेज में मैंने बताया है। अब इसको हम लोग डिटेल से करेंगे। तो डिटेल से जो है पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है जाते हैं। सबसे पहला हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। अब जड़ के द्वारा, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि ये रूट्स के द्वारा भी होते हैं, स्टेम के द्वारा और लीफ के द्वारा। तो हम लोगों को सबसे पहले रूट को कवर करना है
और फिर स्टेम, फिर लीफ। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो रूट्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये यानी कि इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जड़ों के द्वारा विकसित होते हैं, जो मदर प्लांट की रूट्स होती हैं, उन्हीं से छोटे छोटे से नए नए प्लांट्स डेवलप होते रहते हैं, जिनमें से हमने एग्जांपल सेलेक्ट किया हुआ है शकरकंद यानी आइपोमिया बटाटा, डहलिया। डहलिया एक फ्लावरिंग प्लांट है जो सर्दियों के सीजन में बड़ा सा जो है इसका फ्लावर आता है। और ये डलबर्जिया सिसु यानी शीशम। जो शीशम होता है, शीशम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े प्लांट्स के नीचे से चारों तरफ जो है छोटे छोटे से अतिरिक्त प्लांट उगाते हैं। वो एक्चुअली अतिरिक्त प्लांट नीचे रूट से ही डेवलप होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने जो है जो आइपोमिया बटाटा का एग्जांपल लेकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शकरकंद का फिगर बना हुआ है, तो ये एक पूरा जो ट्यूबरस रूट है, इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है और इसी से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। यहाँ से नए नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। एक शकरकंद से कई सारे प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं, यानी कि एक रूट से कई प्लांट डेवलप हो सकते हैं। डहलिया में भी ऐसा होता है, डलवर्जिया में भी ऐसा होता है। क्लियर। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार तने में कायिक प्रवर्धन तो होता है, लेकिन तना कहते किसे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को शायद पता होगा कि रूट किसे कहते हैं। तो अगर नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी पर्टिकुलर जो सीड होता है, सपोज अगर जो है ये ग्राम का सीड है, चने का सीड है, तो उस सीड में अगर हम लोग थोड़ा सा पानी डाल करके उसको भिगो दें, तो उसमें कुछ घंटों के बाद या 1 या 2 दिन के बाद कुछ जर्मिनेशन सा स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस स्प्राउटिंग को हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है। ये रूट भाग है और ये वाला जो भाग होता है ये जो है कहलाता है रेडिकल, ठीक है। रेडिकल वाले भाग से हमेशा रूट डेवलप होती है और जैसे ही ये थोड़ा सा और मैच्योर होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, तो ये इसकी कॉटलीडॉन्स जो होंगी वो ओपन हो जाएंगी। ये स्टार्टिंग की न्यूली ग्रीनरी लीफ हैं और यही लीव्स फूड मटेरियल का बहुत भारी मात्रा में स्टोर करती हैं, फोटोसिंथेसिस करने का काम करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और यहाँ से जो भाग डेवलप होता है ये वाला भाग प्लीम्यूल कहलाता है और इससे एक नए स्टेम का निर्माण होता है और फिर यहाँ से लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं। और बाद में ये जो कॉटलीडनरी लीफ हैं, जो बीज पत्र पत्ती हैं, ये टूट करके झड़ जाती हैं और नया प्लांट डेवलप हो जाता है। क्लियर। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि स्टेम क्या है। स्टेम की डेफिनेशन क्या होती है। स्टेम की डेफिनेशन है कि प्लांट का वह पार्ट या वह भाग जिसमें नोड और इंटरनोड पाया जाए। ये वाला भाग स्टूडेंट्स नोड कहलाता है और 2 नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, वो इंटर नोड कहलाता है, ठीक है। ये जो है इंटर नोड कहलाएगा। तो इसका मतलब कि प्लांट का वह भाग जिसमें नोड इंटर नोड पाया जाए उसे हम लोग तना कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो हम सबसे पहले जो है बात करते हैं कि स्टेम मेनली जो है जो होते हैं वो 3 प्रकार से हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। सबसे पहला होता है अंडरग्राउंड स्टेम, फिर सब एरियल, फिर एरियल। लेकिन हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग एरियल पार्ट को डिफाइन नहीं करते हैं, वो आर्टिफिशियल वे पर हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली जब प्रोपेगेशन किया जाता है तब जा करके एरियल स्टेम का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। सो इसमें हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला पार्ट है अंडरग्राउंड स्टेम, यानी भूमिगत तना। ऐसा तना जो जमीन के अंदर हो, भूमि के नीचे, सॉइल सरफेस के नीचे डेवलप हो रहा हो, वो भूमिगत तना या अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है। सब एरियल स्टेम क्या कहलाता है। अर्धवायवीय तना, यानी कि सॉइल सरफेस के आधा भाग ऊपर हो और आधा भाग नीचे हो, यानी कि आधा स्टेम जो है जमीन के नीचे साइड हो और आधा जमीन के ऊपर हो। ऊपरी भाग से लिप्स वगैरह डेवलप हो जाएं और निचले भाग से रूट्स डेवलप हो जाएं। तो इसके जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिस तरह से ये प्रोपेगेट करते हैं, हम उसको फिर से अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे
जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये भूमिगत तना, पहला पॉइंट उठा रहे हैं इसमें। तो इसमें जो अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं, किस किस तरह से इसमें जो है प्रोपेगेशन होता है उसको क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारा है ट्यूबर। ट्यूबर यानी कंद। हम लोग जैसे ही ट्यूबर की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? राइट, पोटैटो। पोटैटो यानी आलू। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आलू का जो ट्यूबर होता है इसमें स्टार्च भारी मात्रा में पाया जाता है, बहुत भारी मात्रा में इसमें फूड मटेरियल स्टोर होते हैं। ठीक है, तो सॉरी, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पहले बताया कि जहां नोड इंटर नोड पाया जाए तो वो तना कहलाएगा। तो इसमें नोड इंटर नोड कहाँ पाए जाते हैं? आप लोगों ने गौर किया होगा अगर, तो ये जो भाग दिखाई देते हैं जिन्हें हम लोग आई भी कहते हैं, ये जो है आइज जो होती हैं यही नोड कहलाती हैं। ठीक है, ये जो है नोड कहलाएंगी और नोड से ही नई स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है। ये वाला भाग जैसे जो है ये जर्मिनेट हो रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मिनेटिंग ट्यूबर्स। जर्मिनेटिंग ट्यूबर्स यानी कि जहाँ जहाँ पर भी नोड वाला पार्ट होगा तो ये नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग वैसे भी देखते हैं कि नेचुरली तो ये आलू का प्लांट, पोटैटो का प्लांट प्रोपेगेट तो करता ही करता है, लेकिन जब हम लोग इसकी जो है कल्टीवेशन करते हैं, पोटैटो का कल्टीवेशन किया जाता है, तब हम लोग यहाँ से जगह जगह से जहाँ जहाँ पर भी जो इसकी नोड वाला पार्ट होगा वहाँ से कट करके अलग अलग पोर्शन को जब सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो यही स्प्राउटिंग नए प्लांट में डेवलप हो जाएगी और ज़मीन के नीचे बहुत ढेर सारे पोटैटोज लगना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से एक आलू से बहुत सारे आलू के प्लांट रेडी हो जाते हैं। क्लियर? अब इसमें हम आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा जो इसका मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम का, राइजोम। राइजोम यानी प्रकंद। प्रकंद यानी ऐसा जमीन के अंदर पाया जाने वाला स्टेम जो हॉरिजॉन्टली वृद्धि करता रहता है, फैलता रहता है, जैसे कुरकुमा डोमेस्टिका, कुरकुमा लॉन्गा जिसे हम लोग हल्दी कहते हैं, जिंजीवर ऑफिसिनेलिस यानी जिंजर, अदरक। ठीक है, ये दोनों ही जिंजीबेरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि जो आलू की जो गांठें होती हैं ये इन्हें हम लोग राइजोम कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो अदरक होता है, अदरक हमेशा रूट होती है, नहीं, जबकि ये रूट नहीं, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है जो कि ज़मीन के अंदर ही अंदर फैलता रहता है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सहायता करता है। इसमें अगर आप लोग देखते हैं और घर पर भी देखा होगा कि सब्जी की बास्केट में कहीं कहीं पर जो अदरक पड़ी हुई होती है तो उस पर कुछ स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके एपिकल पोर्शन से कुछ बड्स निकल आती हैं। इन्हीं एक्सिलरी बड को हम लोग जब देखते हैं कि जहाँ जहाँ से एक्सिलरी बड आ गई है तो इस ब्रांच को तोड़ करके जमीन पर लगा देते हैं तो ये नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्प्राउटिंग है ये हमारी जो है नए अपने आप, ये एक्चुअली होता क्या है कि ये नेचुरल वे पर भी करते हैं और हम लोग कल्टीवेशन भी इनका इसी मेथड से ही करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। जो ये वाले पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नोड कहलाते हैं और इन्हीं नोड से रूट्स डेवलप होती हैं और इनके एपिकल पोर्शन से हमेशा शूट का निर्माण होने लगता है। तो ये हो गया राइजोम। अब जो थर्ड टॉपिक है ये है बल्ब। बल्ब यानी शल्ककंद। शल्ककंद आप लोगों ने जो है ये ऐसे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि हर एक घर में देखने को मिल जाता है, जैसे एलियम सेपा, एलियम सैटाइवम। ये ट्यूलिप जनरली जो है नहीं सभी घरों में पाया जाता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसकी जो है फ्लावर्स बहुत ढेर सारे खिलते हैं और काफ़ी अच्छा जो है लुक देता है। एनीवे, हम लोग देखते हैं इसमें जो बल्ब होता है, बल्ब आखिरकार होता क्या है। हम लोग जब देखते हैं प्याज में तो प्याज का जो स्टेम होता है वो निचला जो एक वाइट और क्रीम कलर का पार्ट पाया जाता है ये कहलाता है स्टेम। स्टेम जो है नोड इंटरनोड इसके इतने ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जो है कंडेंस हो जाते हैं कि एक चपटे से पार्ट के रूप में दिखाई देते हैं और उसके निचले भाग से ढेर सारी रूट्स डेवलप होने लगती हैं और ऊपरी भाग में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं।
एक होती हैं स्केली लीव्स, एक होती हैं फोलियस लीफ। तो स्केली लीव्स क्या होती हैं, जो प्याज का ऊपरी पेपरी वाला जो है रीजन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा जो झिल्लीदार होगा, वही स्केली लीव्स कहलाती हैं। और उसके बाद जो स्केली लीव्स ही फ्लैशी स्केली लीव्स होंगी, वो अंदर होंगी, जिनको हम लोग खाने के रूप में यूज़ करते हैं, सैलड वगैरह में यूज़ करते हैं, ये फ्लैशी होती हैं। लेकिन जो टर्मिनल और एक्सिलरी फोलियोज लीफ होती हैं, वो अंदर की ओर पाई जाती हैं, और जैसे ही ये प्याज का बल्ब जर्मिनेट होता है, तो उस समय पर यहाँ पर ग्रीन कलर की सिलेंड्रिकल लीफ निकलती हैं, यही हरे रंग की पत्तियाँ फोलियोज लीफ कहलाती हैं। तो दो प्रकार की पत्तियाँ हो गई इसमें, स्केली लीफ और फोलियोज लीफ। क्लियर? तो यही जो है स्ट्रक्चर कहलाता है बल्ब। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, ये है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अर्ध वायुवीय तना। जो अर्ध वायुवीय तना होगा, तो इसमें हम लोग जब देखते हैं, सबसे पहला जो है जो पार्ट है, मैंने पहले भी बताया था कि अर्ध वायुवीय तना क्या है, जो कुछ जमीन के ऊपर हो और कुछ जमीन के नीचे हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो देखते हैं वो है रनर। रनर यानी ऊपरी भूस्तरी, थोड़ा सा भूमि के ऊपर की ओर रहने वाला, एक आवरण के रूप में दिखने वाला प्लांट। ठीक है, तो इसमें ऐसा तना होता है, जैसे जो है दूब घास आपने देखी होगी, ऑक्जेलिस। दूब घास को साइनेडोन डेक्टाइलॉन कहते हैं। ऑक्जेलिस यानी खट्टी बूटी, इसकी लीव्स जो है खट्टी होती हैं। सेंटेला स्टियाटिका, ये ब्राह्मी है, ये माइग्रेन पेन और मेमोरी इंक्रीज करने के लिए ये प्लांट दिया जाता है। सो अब आगे देखते हैं इसमें कि जो साइनेडोन डेक्टाइलॉन होता है, यानी कि दूब घास होती है, तो दूब घास में आप लोगों ने देखा होगा कि ये इंटरनोड है और ये इसका नोड है, ये नोड है, ये नोड है, बीच बीच में इंटरनोड दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोग देखेंगे कि ऊपर की ओर, एक ही नोड से ऊपर की ओर तो लीफ्स निकल रही हैं, हरे रंग की पत्तियां निकल रही हैं, और उसी नोड के निचले भाग से रूट्स डेवलप हो रही है। तो अगर यहाँ से बाय द वे स्टेम टूट भी जाए या कट जाए किसी भी कारण से, तो ये एक नए पौधे के रूप में डेवलप होगा। इसीलिए दूब घास जो आगे की ओर क्रीप करता हुआ जाता है, पूरा का पूरा जो है एक ग्राउंड को, एक फील्ड को कवर कर लेता है, तो ये इसी मेथड से रनर के थ्रू कवर करता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है भूस्तारिका। भूस्तारिका क्या कहलाता है? एक ऐसा, ये मोस्टली जो है एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, जब इनके जो है एक ही नोड इंटर नोड से बहुत सारी लीव्स का एक बंच निकल आए और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है वो एक बुशी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कहलाता है ऑफसेट, जो कि आइकॉर्निया यानी जलकुंभी और पिस्टिया वगैरह में देखने को आसानी से मिल जाता है। आइकॉर्निया, इसको जो है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो कि ब्रिटिश पीरियड में इंडिया में लाया गया था, और जैसे ही अगर ये किसी भी तालाब वगैरह में या जलाशयों में डाल दिया जाता है, तो ये अपनी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिसकी वजह से वाटर का वेपराइजेशन भी बहुत तेज़ी से होता है। प्रॉपर लाइट नीचे न मिलने के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी इफेक्ट आता है, और जब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उस वाटर में बहुत ज़्यादा मड का फॉर्मेशन करता है, कीचड़ का निर्माण करता है। ठीक है, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। वैसे इनका फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। खैर, अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी जो इनकी लीव्स होती हैं वो एक जगह से जो है निकलना शुरू हो जाती हैं, और यही जो है कंडीशन, यही जो इसका आगे की ओर जो प्रोसेस, ये ऑफसेट जो बन रहा है, तो बार बार अगर यहाँ से कट हो जाए तो ये एक नया प्लांट, ये एक नया प्लांट, फिर ये आगे डेवलप होगा, फिर यहाँ से जो है लीव्स बनेंगी, तो फिर ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो इस तरह से ये भी पानी में फैलता हुआ दिखाई देता है। तो ये हो गया भूस्तारिका यानी ऑफसेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सकर। सकर यानी अंतः भूस्तारी या अंतः भूस्तारिका कहते हैं सकर उसको। ये मोस्टली जो है क्राइसैंथेमम है, मेंथा है। क्राइसैंथेमम को गुलदाउदी कहते हैं, जो कि सीजन ख़त्म हो चुका है। ये सर्दियों में जो है खिलने वाला पौधा है। ये अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सारी 400 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। मेंथा अल्बा यानी पुदीना। पुदीना में भी जो है आप लोगों ने देखा होगा
या जिसके यहाँ गुलदाउदी लगी होगी, गुलदाउदी जिसने देखा होगा तो वो जानता होगा कि जो इसका एक मेन प्लांट होता है, जैसे ये पुदीना का है, पुदीना में जो ये इसका मेन प्लांट है, मेन स्टेम है, उसी के अंदर से सॉइल के अंदर ही अंदर कुछ ब्रांचेज स्टेम की निकल करके वृद्धि करती हैं और फिर कुछ दूरी से मेन प्लांट या मेन स्टेम की कुछ दूरी से सॉइल सरफेस के ऊपर निकल आती हैं और एरियल स्टेम की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब हम इसकी सॉइल को हटाएं तब देखेंगे कि नीचे नीचे इस ब्रांच पर बहुत ढेर सारी एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं, जिसकी वजह से ये एक नए पौधे के रूप में डेवलप होता है। जब ये कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है तो ये अपनी मदर बॉडी को छोड़ देता है, मदर प्लांट को छोड़ करके नए प्लांट के रूप में ग्रो करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है बोलते हैं सकर प्लांट्स। ठीक है, ये जो है सकर प्लांट्स कहलाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, यह है स्टॉलन। स्टॉलन क्या होता है? भूस्तारी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखा होगा, ठीक है, जिसको जो है फ्रेगेरिया भी कहते हैं, म्यूसा पैराडिसियाका यानी कि बनाना, केला कहते हैं इसको, कोलोकेशिया ये जो है अरबी कहलाती है। तो अगर इनमें से कोई भी प्लांट आप लोगों ने देखा हो तो स्ट्रॉबेरी में ख़ास तौर पर गौर किया हो अगर, तो वहाँ मेन स्टेम से कुछ ब्रांचेज ऐसी निकलती हैं जो बहुत ही लंबी हो करके केवल सॉइल सरफेस को दूर नोड को टच करा देती हैं। ये इसका इंटरनोड है, डेवलप हो करके सिर्फ नोड को सॉइल सरफेस पर टच कराएगी, ये सॉइल सरफेस है, और फिर जो है आगे की ओर वृद्धि कर जाएगी। जहाँ जो पोर्शन यहाँ से टच हो रहा है तो यहाँ से रूट्स डेवलप हो जाती हैं, ऊपरी भाग से लीफ निकल रही है, तो ये एक नया पौधा बन जाता है। फिर यहाँ से अगर इसको कट कर दिया जाए या अपने आप ही कट हो जाए तो ये एक नए पौधे के रूप में काम करेगा, ये मदर प्लांट रहेगा ही रहेगा। इससे और भी ब्रांचेज निकलेंगी, फिर इससे ब्रांचेज निकलेंगी। तो इस तरह से ये स्टॉलन केवल नोड को टच करा करके रूट्स को डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ये हो गया स्टेम में जितने भी प्रकार के अंडरग्राउंड और सब एरियल मॉडिफिकेशंस के थ्रू जो प्रोपेगेशन होते हैं, इनको हम लोगों ने जाना। अब देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ, लीफ के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घरों में ऑर्नामेंटल के लिए अजूबा यानी ब्रायोफिल्लम, बिगोनिया और कैलेंचो लगे होते हैं। कैलेंचो भी बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसमें जो है लीव्स इसकी कलरफुल होती हैं। बिगोनिया भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसके पेटियोल तक से, लीफ के पेटियोल तक से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसकी वेन्स मिडरिप से भी नया प्लांट डेवलप होता है। अजूबा में जो ब्रायोफिल्लम है इसमें केवल मार्जिन से ही नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। जो मार्जिन में ये जो खांच बनी हुई हैं लीफ की मार्जिन में, इन्हीं से रूट्स डेवलप होती हैं और यहीं से नई लीव्स निकल आती हैं और ये एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। ये लीफ फ्लैशी होती है। अगर किसी भी कॉपी किताब में इसको दबा दिया जाए तो कुछ दिनों में जब तक इसमें वाटर जो है प्रेजेंट होगा तो ये अपनी वृद्धि करती रहती है, जिससे कि ये रूट्स वगैरह निकालना शुरू कर देती है, रूट्स को जनरेट करने लगती है और यहीं से नए प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये ब्रायोफिल्लम का एक, इसीलिए इसको अजूबा कहते हैं। हिंदी में इसको जो है पर्णबीज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग जो है बोलते हैं इसको पर्णबीज और कुछ लोग जो है इसको पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। तो लीफ के थ्रू भी, स्टेम के थ्रू और रूट के थ्रू भी हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है जो आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा होगा ये नेचुरल सिस्टम जो है पूरा ख़त्म हो गया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो नेचुरल वाला टाइप है ये ख़त्म है। अब ये हम लोग जो है आर्टिफिशियल के टाइप से पढ़ेंगे, जितने भी दिख रहे हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, बडिंग, लेयरिंग, गुटिंग। सो अब शुरू करते हैं इसको। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसमें सबसे पहला मेथड
इसको हम लोग पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। कृत्रिम रूप से, यानी कि जिसे हम लोग स्वयं से कर सकें, जो खुद से हम लोग कर सकें, वो जो है आर्टिफिशियल कहलाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि हम लोग पौधों को अपने तरीके से कटिंग वटिंग कर करके फिर से दूसरे प्लांट्स को जोड़ करके या किसी भी मेथड से नए इम्प्रूव्ड प्लांट को जनरेट करें, बनाएं, वही आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहले जो हमने जितने भी मेथड्स इसमें देखे हुए थे, तो सबसे पहला है इसमें कटिंग यानी कि कलम लगाना। ये एक बहुत ही इजी मेथड है, सब लोग इसको जानते हैं, सब लोग इसको करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर मेथड यही है कटिंग की। कटिंग में जो है होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि कटिंग जो है किस किस तरह के प्लांट्स में हो सकती है। जितने भी वुडी प्लांट, कुछ जो है हर्बेसियस प्लांट, कुछ श्रबी प्लांट्स, जितने भी वुडी प्लांट्स हैं उनमें जो है कटिंग आराम से हो सकती है। जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, गन्ना है, अनार है, नींबू है, अंगूर है, बहुत सारे प्लांट्स में ये कटिंग की प्रोसेस अपनाई जा सकती है। क्योंकि ये आर्टिफिशियली है तो हम लोग इसको जो है नेचुरल या उचित क्लाइमेट या उचित कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले कटिंग की मेथड को समझते हैं कि कटिंग आखिरकार जो है कैसे की जाती है, कैसे लगाई जाती है। बहुत सारे लोग घरों में कटिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो है सबकी कटिंग सक्सेस नहीं होती है। इसलिए हम लोग जो है कटिंग की मेथड को अगर सही तरीके से जान लें तो कटिंग जो है आराम से ग्रो हो सकती है। तो सबसे पहले जो है जिस प्लांट की भी हमको कटिंग चाहिए है तो उसको लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई में काटना होगा। काटने में हमको जो है देखना है कि जो कलम कटेगी वो तिरछी कटेगी। तिरछी कटने का जो है एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे ये एक जो है कलम है और अगर हमने इसको जो है तिरछा काटा हुआ है तो इसमें आप देखोगे जो सरफेस ऑफ एरिया होता है वो बढ़ जाता है। सरफेस ऑफ एरिया बढ़ने के कारण जो इनके इंटरनल टिश्यूज़ हैं, जो कैम्बियम है या जो पेरिसाइकिल वाला रीजन है, हमेशा याद रखिएगा रूट का जर्मिनेशन या रूट का निकलना ये हमेशा पेरिसाइकिल से होता है। तो यहाँ से रूट्स वगैरह जल्दी डेवलप होती हैं क्योंकि इनको सरफेस ऑफ एरिया ज़्यादा मिल जाता है। और 20 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई की कटिंग होने के साथ साथ हमें ये जरूर देखना चाहिए कि 2-4 कम से कम एक्सिलरी बड्स कटिंग में जरूर लगी होनी चाहिए। अगर एक्सिलरी बड्स नहीं होंगी तो ये कटिंग सक्सेसफुल ग्रो नहीं होगी। इसलिए एक्सिलरी बड का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक्सिलरी बड विकसित हो करके नई ब्रांच का निर्माण करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है न्यू ब्रांच, यही एक्सिलरी बड, ये वाली बड देखिए जर्मिनेट हो गई, ये जो है आराम से विकसित होकर के नई शाखा के रूप में डेवलप हो गई और यहाँ से ढेर सारी रूट्स वगैरह निकलना शुरू हो गई। तो ये कटिंग की प्रोसेस ऐसी होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि जब भी जो है कटिंग लगाई जाती है तो इसमें सबसे पहले जब हम इसको तिरछा काट लेते हैं तो उसको हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट अगर लगा देते हैं तो लगने के चांसेस 50-50 होते हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ फाइटो ग्रोथ हार्मोन्स, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का अगर यूज़ कर लेते हैं तो कटिंग के ग्रो होने के 90% चांस हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले यूज़ करते हैं, या इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे जो है हम लोग IAA के नाम से भी जानते हैं, और इंडोल ब्यूटारिक एसिड जिसे IBA के नाम से भी जानते हैं। ये जो है IAA और IBA ये सब ऑक्सिन के टाइप्स हैं, ये ऑक्सिन हार्मोन्स हैं। मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन भी इसकी परचेजिंग हो जाती है। आप कर सकते हैं। अभी जब मैं इसका प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल का वीडियो जो है अपलोड करूंगा तब इसमें आप देखिएगा कि मैं जो है सारी प्रोसेस करके बताऊंगा। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको लगातार जो है हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और हाँ, इसमें जब प्रैक्टिकल नॉलेज जो है इसमें देंगे हम, तो इसमें आप
रट्टा मारने की कोशिश मत करिए। जितने भी ये टॉपिक्स मैं क्लियर कर रहा हूँ ये सब बहुत ही इजी लैंग्वेज पर बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और अपने घर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और दिमाग में जल्दी जो है ये स्ट्राइक करेगा, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ये जो है बहुत ही पॉपुलर जो है टेक्निक है, जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग को अप्लाई करके नए नए प्रकार के पौधे डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ्टिंग के जो है टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, दूसरा है व्हिप ग्राफ्टिंग या इसी को टंग ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, तीसरा है साइड ग्राफ्टिंग, चौथा है सैडल ग्राफ्टिंग। तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग को फांट विधि, व्हिप ग्राफ्टिंग को कशा विधि, टंग ग्राफ्टिंग को जीवाकार विधि, ये एक ही चीज़ है। और साइड ग्राफ्टिंग जो होती है ये बगल में यानी कि साइड से, वैसे भी पता चल रहा है। जो सैडल विधि है इसको जीन विधि भी कहते हैं। तो अब इसका जो है जो एक एक टॉपिक को हम लोग उठा रहे हैं। सबसे पहला है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ये सभी प्रकार के वुडी प्लांट्स, जितने भी फलदार पौधे होते हैं, फ्रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं, ये उनमें अप्लाई की जा सकती है। ये विधि बहुत ही सिंपल होती है, सक्सेस रेट इसका काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं कि ग्राफ्टिंग आखिरकार जो है जैसे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हम जो है कर रहे हैं तो किस किस जो है तरह से हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले जो जिस चीज को या जिस कलम को हमको दूसरे प्लांट में रोपित करना है, जिस कलम को किसी दूसरे पौधे पर रोपित करना है, तो हम उसको सबसे पहले तिरछा काट लेते हैं, यानी वी आकार में काट लेते हैं। जैसे जो है एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, यानी कि पेंसिल की तरह इसको छील लेते हैं एक एक बारी, जिससे कि ये एक वी आकार का स्ट्रक्चर बनता है। तो जिस कलम को रोपित किया जाता है इसको हम लोग सियोन कहते हैं, यानी कलम सियोन। और इस सियोन को जिस पौधे पर रोपित करेंगे उसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक यानी स्कंध, इसको स्कंध कहते हैं। ठीक है, अब सियोन को इस जब हम वी शेप में तिरछा काट लेते हैं तो स्टॉक को बीचों बीच से, जैसे आप देखेंगे कि ये एक स्टॉक है इसी का, ठीक है, और ये अभी ऐसा है, हम लोग इसको किसी भी अच्छे नाइफ की सहायता से बीचों बीच से इसको चीरा लगा देते हैं। जब ये चीरा लग जाएगा फिर इसको ऐसे थोड़ा सा फैला देंगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा, और इस सियान को इसमें एडजस्ट कर देते हैं, फिट कर देंगे और कस करके किसी रस्सी या पॉलीथीन की सहायता से या ग्राफ्टिंग टेप से इसको कस करके बांध देते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ जो है याद रखने वाली चीज़ है कि जो सियान होगा, कलम होगी, उसमें भी कुछ एक्सिलरी बड्स होना जरूरी है। बिना एक्सिलरी बड्स के ये आगे की ओर नई ब्रांच के रूप में, नए प्लांट के रूप में वृद्धि नहीं करेगी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर सियान और स्टॉक एक ही स्पीसीज के हैं या एक ही जनरा के हैं तो ये इजीली आपस में सेट हो जाते हैं। जैसे अगर जो है नींबू के पौधे पर हमको संतरा या मौसम्मी का पौधा ग्राफ्ट करना है तो आराम से हो सकता है, क्योंकि वो एक ही फैमिली के सदस्य हैं। तो एक ही फैमिली के सदस्यों का होना अनिवार्य होता है, और अगर जो है एक ही जाति हो तो ज़्यादा सुटेबल होता है। खैर, तो ये हम लोग जो है नींबू, आम, संतरा, मौसम्मी और गुड़हल और अंगूर में भी इसको कर सकते हैं, और गुलाब में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड, व्हिप और टंग ग्राफ्टिंग, कशा अथवा जीवाकार विधि। जो व्हिप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग से इसमें लगी रहा है कि जीव के आकार की ग्राफ्टिंग, तो इसमें भी हमने सियोन और स्टॉक पहले से जान लिया है कि सियोन जो है कलम को कहते हैं जिसको हमको रोपित करना होता है, और जिसमें सियोन को रोपित किया जाता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। सो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो सियोन है, तो सियोन को कुछ इस प्रकार से सियोन और स्टॉक को जो है कट किया जाता है कि दोनों का जो पोर्शन है वो जीवाकार हो, जीव के आकार की हो। जैसे देखिए ये जो है टंग शेप में है, ये टंग शेप में है, फिर दोनों को आपस में सेट करके यहाँ पर कस करके बांध दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद जो इसमें पाई जाने वाली एक्सिलरी बड्स हैं, यही एक्सिलरी बड्स नई ब्रांच के रूप में डेवलप हो जाती हैं यहाँ से।
और ये एक पौधा रेडी हो जाता है। ये सब जो ग्राफ्टिंग्स हैं तो हम लोग क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है या ये टंग ग्राफ्टिंग है, तो इसमें हम लोग अगर जो है बात करें कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैंगो का। आम सभी को पसंद होता है। हमने आम खाया, आम खा करके जो उसका सीड होता है, बीज को फेंक देते हैं। सपोज अगर जो है उसको मिट्टी पे लगा दिया गया और उसके जो है प्लांट को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम का वेट करेंगे तो 12 से 15 साल निकल जाते हैं। और हम तो चाहेंगे नहीं कि 12 से 15 साल के बाद जो है हमारा लगाया हुआ पौधा फल दे। तो ग्राफ्टिंग की टेक्निक्स जो होती है वो इसी को बहुत ही आसान बना देती है, यानी कि घटिया किस्म के पौधों को अच्छी किस्म में कन्वर्ट कर देना। तो ये सपोज अगर जो है आम का एक बीज से उगाया हुआ पौधा है और ये एक ऐसा पौधा है जिसमें ऑलरेडी जो है फल आ रहे हैं, तो हम उससे जो है एक ब्रांच काट लाते हैं, एक शाखा ले आते हैं जिसको हम लोग जो है सियॉन कहते हैं। और यही सियॉन को हम लोग इस स्टॉक में यानी कि बीज पर लगाए हुए उगाए हुए आम के पौधे पर स्टेम में ग्राफ्ट कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। और हम देखेंगे कि ये लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर इसमें फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। जहां 12 से 15 साल के बाद फ्रूट आना था, वहां 1.5 से 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आ जाता है। ठीक है, और वो भी गमले में आ जाता है। तो मेरे यहाँ भी गमले में ही जो है फल उगते हैं इसी मेथड के द्वारा। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइड ग्राफ्टिंग। जो साइड ग्राफ्टिंग होता है वो भी लगभग जो है टंग ग्राफ्टिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का ही जो है मॉडिफाइड रूप है। क्योंकि हम लोग अगर देखें तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में हम लोग ऊपर से जो है चीरा लगा करके जो है सियॉन को स्टॉक में फिट करते हैं, लेकिन जो साइड ग्राफ्टिंग है उसमें हम लोग साइड से चीरा लगाते हैं और फिर यहाँ पर जो है सियॉन को ग्राफ्ट करते हैं। तो ये चीज़ जो होती है साइड ग्राफ्टिंग यानी बगल विधि कहलाती है। तो बगल विधि में हम लोग सियॉन को और स्टॉक को दोनों को कुछ इस प्रकार से साइड से कट करते हैं जिसमें कि ये आराम से फिट हो सके। ये भी जो है फलदार पौधों, वुडी प्लांट्स में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है अगर माने कि कोई भी तना अगर जो है थोड़ा सा मोटा हो चुका है और उसमें अगर जो है कोई पतले सियॉन को ग्राफ्ट करना है तो साइड से ही उसमें हम लोग कट मार करके इस सियॉन को यानी कलम को ग्राफ्ट कर देते हैं। इसमें भी एक्सिलरी बड्स का होना जरूरी होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको जो है हम लोग सैडल ग्राफ्टिंग कहते हैं यानी जीन विधि। बिल्कुल ये जो है अपोजिट है किसका? क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का। ये जो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में हम सियॉन को वी शेप में तिरछा काटते हैं और स्टॉक में बीच में चीरा लगाते हैं। लेकिन ये जो सैडल ग्राफ्टिंग है इसमें जस्ट उल्टा होता है, स्टॉक को वी शेप में काटते हैं और सियॉन में बीच से चीरा लगाते हैं और फिर सियॉन को इसमें फिट करके बांध देते हैं। इसमें भी सक्सेस रेट अच्छा रहता है। तो ये जो है ग्राफ्टिंग की ये वाली टेक्निक हो गई। अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं इनार्चिंग में। ये इनार्चिंग का मतलब होता है शाखा बंधन। जो शाखा बंधन की जो प्रोसेस होती है ये बहुत सारे फलदार पौधों में और बहुत सारे जो फूल वाले पौधे हैं हम उसमें भी इसको अप्लाई करते हैं। तो जो इनार्चिंग की प्रोसेस है यानी शाखा बंधन की प्रोसेस है, तो इसको भी एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं कि जो इसमें सियॉन स्टॉक, सियॉन यानी कि यूजफुल प्लांट की कलम या यूजफुल प्लांट, लेकिन इसमें जो शाखा बंधन इनार्चिंग की जो प्रोसेस होगी वो दोनों ही प्लांट रूटेड होने चाहिए। इसमें जो रूटेड प्लांट्स होंगे केवल उन्हीं को हम लोग लेते हैं। तो ये एक हो गया प्लांट ए और ये प्लांट बी। जो प्लांट ए है वो सियॉन है, सियॉन यानी कि एक अच्छी वैरायटी का पौधा, और जो प्लांट बी है ये हमारा स्टॉक कहलाएगा, जो एक घटिया किस्म का या घटिया वैरायटी का पौधा कहलाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है हम लोग करते क्या हैं कि जैसे ये एक प्लांट है सियॉन, सियॉन को थोड़ा सा जो है यहाँ से एक कट मार देते हैं जिससे कि इसकी छाल और थोड़ा सा जो है इसका वुडी पोर्शन निकल जाए।
और इसके बाद जो प्लांट बी है यानी स्टॉक में भी सेम जो है इतनी ही बराबर का एक कट मार करके बार को निकाल देते हैं। फिर दोनों को आपस में जोड़ करके, जैसे ये जुड़े हुए हैं, आपस में जोड़ करके इनको कस करके बांध दिया जाता है। और जो इनकी कटिंग होती है, कटिंग जो है 5 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए, तो आराम से इसमें सक्सेस रेट मिल जाता है। ठीक है, तो अब कुछ लगभग जो है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इनके टिश्यूज एक दूसरे से वाटर और मिनरल्स को आपस में सप्लाई प्रदान करने लगते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जब ये जुड़ जाएंगे तब हम इनकी जो रस्सी जो बांधा हुआ है इसको खोल देते हैं। तो ये हमारा हो गया सियॉन। सियॉन को स्टॉक में ग्राफ्ट किया जाता है, हमने ग्राफ्टिंग में पढ़ा है ना। तो सियॉन को स्टॉक में ग्राफ्ट करना है तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, जुड़ने के बाद यहाँ से कट कर दिया तो ये अलग हो गया। अब इसमें तो जो है कोई भी फायदा नहीं है, ये घटिया किस्म का है, तो हम इसको यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। तो ये यहाँ से मिनरल्स वगैरह, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और इसको देगा, यानी स्टॉक वाटर और मिनरल्स को ले करके सियॉन को प्रोवाइड कराएगा और सियॉन ग्रोथ करेगा और यही सियॉन फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? ये एक आसान विधि है। मैं इसमें जो है इसमें सक्सेस रेट लगभग हमारा अगर देखें 95% होता है, क्योंकि इसमें दोनों रूटेड प्लांट हैं, दोनों रूटेड प्लांट हैं। तो इसमें डेथ रेट लगभग नहीं होता है कि इसमें ऐसा हो कि प्लांट ही सूख जाए, ख़त्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों को प्रॉपर जो है इसमें वाटर मिनरल्स और सारा फूड मटेरियल मिल रहा है, इसलिए दोनों जीवित रहते हैं और सक्सेस रेट हाई रहता है। सो जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, ये इनार्चिंग के बाद बडिंग। बडिंग जो है हम लोग कॉमनली देखते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे नर्सरीज और मार्केट वगैरह में छोटे छोटे जो है पॉलीबैग्स और पॉट्स में गुलाब के पौधे लगे होते हैं, रंगीन पौधे जो है प्राप्त होते हैं। सो वो सब प्रोसेस बडिंग के थ्रू ही की जाती है। अब आप देखें कि जो बडिंग होती है, अब जैसे सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि एक पॉट में एक ऐसा गुलाब का प्लांट लगा हुआ है जिसमें येलो कलर का जो है फ्लावर आ रहा है, और इसको जो है हम लोग ये येलो कलर का फ्लावर वाला है, इसको हम लोग को ग्राफ्ट करना है एक ऐसे जो है वाइल्ड प्लांट में, जंगली पौधे में, जिसमें फूल नहीं आता है। या फिर हम कह लें कि ये किसी भी कलर का, सपोज अगर ये जो स्टॉक है ये हमारा जो है रेड कलर का जो है प्लांट है, जो रेड कलर का फ्लावर प्रोवाइड कराता है। क्लियर? तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो येलो वाला जो है फ्लावर की जो बड होगी, यानी कि हम लोग देखते हैं जो लीफ होती है, लीफ की एक्सिस में एक छोटी सी कलिका पाई जाती है, इसी कलिका को हम लोग एक्सिलरी बड कहते हैं। अब हम इस एक्सिलरी बड को चाकू से या ब्लेड की सहायता से कट करके अलग कर लेते हैं, तो ये हमारी एक्सिलरी बड ये हो गई। ठीक है, ये हमारी एक्सिलरी बड हो गई। अब इस एक्सिलरी बड को हमको स्टॉक में, यानी कि जो रेड फ्लावर वाला प्लांट है, इसमें हमको ग्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले प्लांट में हम लोग टी आकार का चीरा लगाते हैं, टी शेप का चीरा लगाते हैं, इसीलिए इस मेथड को टी बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी केवल बडिंग करके आएगा, कभी कभी टी बडिंग करके आएगा, टी और जुड़ जाएगा, तो हमको यही प्रोसेस लिखनी है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं जो टी आकार का हमने जो चीरा लगाया और इसकी जो छाल होती है, छाल को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, इतना स्पेस कर लेंगे कि ये एक्सिलरी बड हमारी इसमें आसानी से फिट हो जाए। फिर एक्सिलरी बड को लेकर के सीधे सीधे इसमें ग्राफ्ट कर देते हैं। इसमें जैसे ही फिट कर देंगे, फिट करने के बाद क्या होगा कि यही जो है बड आराम से सेट हो जाएगी और फिर इसको ग्राफ्टिंग टेप से इसको कवर कर देते हैं, और कुछ दिनों के बाद यही जो है एक्सिलरी बड की यही एक्सिलरी बड थोड़ा सा ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करके एक नई ब्रांच के रूप में डेवलप होगी। क्योंकि ये हमारा प्लांट जो स्टॉक था ये रेड कलर के फ्लावर वाला है, ये वाइट कलर के फ्लावर वाला है। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर देखते हैं कि यहाँ से सपोज अगर कोई ब्रांच निकल आए,
स्टॉक में यहाँ से कोई ब्रांच निकल आए तो इसमें रेड कलर का फ्लावर खिलेगा और इस ब्रांच में तो येलो कलर का ही खिलेगा। इसका मतलब है कि एक ही पौधे पर दो दो प्रकार के या दो से अधिक टाइप के फूल को हम लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बडिंग की प्रोसेस है, इससे हम लोग बहुत सारे जो है पौधे ईजिली तैयार कर सकते हैं। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग की जो प्रोसेस होगी ये ऐसे पौधों में की जाती है जो वीक स्टेम वाले होते हैं, तो उनकी शाखाओं को हम लोग इजीली झुका करके ज़मीन पर या मिट्टी पर दबा देते हैं और जिस भाग पर नोड होगा, यानी कि यहाँ से नोड है और फिर यहाँ से जो है एक हुक लगा दिया जाता है लकड़ी वगैरह का, जिससे कि ये ब्रांच ऊपर की ओर ना आ सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है लगाने के बाद जो नीचे जो है ये नोड होता है, नोड से ढेर सारी रूट्स कुछ दिनों में डेवलप हो जाती हैं और ये एक नए पौधे के रूप में यूज़ हो जाता है। क्योंकि ये आर्टिफिशियली हो रहा है, हम खुद से करा रहे हैं क्योंकि हमको इसकी नीड है, बहुत आवश्यकता है इसकी, इसलिए हम लोग एक साथ कई बार जो है इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। अगर ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी है तो हम इसको फिर से एक बार मिट्टी में झुका करके दबा देंगे, तो इससे एक पौधा ये तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ से रूट निकल आएगी तो एक पौधा ये तैयार हो जाएगा, फिर इसको यहाँ से कट कर लेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, तो एक ये, यानी एक ही ब्रांच से दो नए पौधे तैयार हो गए। तो इस तरह से हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस बहुत ही प्लांट्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगी ये बहुत ही इजी है, इसमें भी सक्सेस रेट 95% के आसपास होता है, ये भी आराम से लग जाता है। ठीक है, अब इसी का जो है एक रूपांतरित पार्ट होता है जिसे हम लोग जो है बोलते हैं गुटिंग। ये लास्ट टॉपिक है ये हमारा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो जो गुटिंग की प्रोसेस है, ये गुटिंग को हम लोग एयर लेयरिंग भी कहते हैं, यानी गुटी बांधना या वायु दाब लगाना। तो ये जो गुटी बांधने की जो प्रोसेस है, तो इसमें ये भी प्रोसेस ज़्यादातर इस प्रोसेस से जो है बोनसाई वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, क्योंकि बोनसाई जो है इजीली बन जाता है इससे, और मोटी मोटी ब्रांचेज में हम लोग गुटी बांध करके बोनसाई रेडी कर लेते हैं, और वो भी कम समय में, जिससे कि लगे कि एक छोटे से छिछले से पॉट पर एक बहुत ही पुराना सा वृक्ष लगा हुआ है। तो ये गुटी की जो प्रोसेस होती है, एयर लेयरिंग की जो प्रोसेस होती है, इसमें वुडी प्लांट्स जितने भी होंगे वो सब जो है इस प्रोसेस से तैयार किए जा सकते हैं। जो अच्छे किस्म के फ्लावरिंग प्लांट होंगे, जो वुडी नेचर के ही होंगे, उनको हम लोग इसमें तैयार कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हर्बेशियस प्लांट को हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं, हर्बेशियस प्लांट इसमें नहीं जो है लगता है, इसका जो है सक्सेस रेट 0 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि जो गुटी की प्रोसेस होती है, सबसे पहले जानेंगे। सपोज़ अगर जो है मान लीजिए कि ये एक मौसम्मी का प्लांट है, इसमें बहुत ढेर सारी इस ब्रांच में जो है मौसम्मी उगती हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि सपोज़ ये एक जो है प्लांट है हमारा, ठीक है, ब्रांच, इस ब्रांच को सेलेक्ट करके चाकू से हम एक रिंग के रूप में जो एक चीरा लगा देते हैं, और एक जो है लगभग 1 या 1.5 जो है इंच का चीरा नीचे लगाते हैं पूरा रिंग के रूप में, यानी कि चारों तरफ कट मार देंगे। और फिर इसके बाद इसकी जो छाल होती है, बार्क को हम लोग निकाल देते हैं। सॉरी, जब बार्क निकाल देंगे तो ये जो है थोड़ा सा स्टेम पतला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग पतला हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जब हम लोग ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, यहाँ से वाटर और मिनरल्स तो ऊपर की ओर जाते हैं, और ये जो है लीव्स वगैरह फोटोसिंथेसिस भी खूब अच्छे से होगी, लेकिन जो नीचे यहाँ फोटोसिंथेसिस हुई, फूड मटेरियल बना, अब यहाँ से जो फ्लोएम है, फ्लोएम जब ले करके आता है तो नीचे यहाँ जो है फ्लोएम गायब है, क्योंकि हमने इसको कट करके बाहर कर दिया है। तो यहाँ जो है फ्लोएम क्या करेगा, फूड मटेरियल को ज़्यादा मात्रा में जो है स्टोर कर देगा, और अपने आप को, प्लांट को जीवित रखने के लिए यहाँ से रूट्स
निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग बिल्कुल सेम जो है ऐसे ही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ से हमने जो है कट किया, इस छाल को निकाला, इसकी फ्लोएम को बाहर कर दिया, फिर इसके बाद जो है कोकोपीट या जो है सॉयल कल्चर वगैरह को गीला करके हम लोग इस पर जो है बांध करके पॉलीथीन से इसको कस करके टाइटली कवर कर देते हैं। तो लगभग जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर इसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं और पॉलीथीन से बाहर दिखाई देती हैं। तब इसको यहाँ से कट करके हम लोग गमले में इसको, इस पौधे को, ये नया प्लांट होगा, इस नए प्लांट को हम लोग गमले में सेट कर लेते हैं या मिट्टी पे लगा लेते हैं, तो जिसमें कि इसमें मौसमी आना शुरू हो जाएगी। जो भी फल का पौधा हम इसमें रेडी करना चाहें तो वो आराम से ईजिली ग्रो हो जाता है। ठीक है। जो पुरानी टेक्निक हुआ करती थी, तो आज की डेट में पुरानी टेक्निक जो है शायद ही कोई यूज़ करता होगा, क्योंकि उस टेक्निक में जो भी सॉइल कल्चर लगाया जाता था उसके ऊपर पॉलीथीन नहीं बांधते थे, उसके ऊपर रस्सी एक जो है बांध दिया जाता था और ऊपर की ओर किसी दूसरे ब्रांच में एक घड़ा लटका देते थे, उसमें रस्सी को अटैच करा दिया, तो कैपिलरीज के थ्रू इसमें पानी जो है आता रहता था, यानी कि इसमें थोड़ा सा नमी बनी रहती थी। तो वो पुराना मेथड है। लेकिन अगर जब हम लोग पॉलीथीन बांध देते हैं तो इसमें ज़्यादा जो है वेपराइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें मॉइस्चर बना रहता है। अगर कभी बाय द वे लगे कि हम गर्मी के सीज़न में कर रहे हैं और ये जो है हमारा सॉइल कल्चर सूख रहा है, तो उस समय पर हम लोग थोड़ा सा इंजेक्शन की सिरिंज के थ्रू इसमें पानी ऐड कर देते हैं। क्लियर। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारा ख़त्म हुआ। अब इसके बाद आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, मैंने पहले ही बताया था। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है, कोई अकेला जीव ही नए जीव को जन्म दे सकता है। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि जो है फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फिर है फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन। ठीक है। तो जो स्पोरुलेशन को ही स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, तो इसमें आप जो है कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फिजन की प्रोसेस होती है यानी विखंडन, लगभग जीव के अनुसार अपने आप को खंडित करना विखंडन कहलाता है। जीव अपने अनुसार अपनी बॉडी को खंडित करके या विभाजित करके नए जीव बना दे, उसको विखंडन कहते हैं, जो कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन यानी द्विखंडन और बहुखंडन की प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। इसमें हम देखेंगे जो फिजन की प्रोसेस होगी, तो इसमें जो बाइनरी फिजन है, मैंने जो है ये जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स में ये इजीली देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने अमीबा का जो है इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जो अमीबा का सेल होती है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, हम सभी जानते हैं। प्रोटोजोन्स है, इसमें जो है सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है, यानी संकीर्णन की प्रोसेस होगी। बीचों बीच अगर बाइनरी फिजन है तो बीचों बीच एक कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस होगी। जब कॉन्स्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो सेल अलग अलग हो जाएगी। तो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस के थ्रू अंदर का प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और अलग अलग सेल में मूव कर जाता है, जिससे कि 2 नई डॉटर सेल्स बनती हैं और ये नए जीव के रूप में वर्क करती हैं। तो ये जो है हमारी जो प्रोसेस होगी ये कहलाएगी बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में यही अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है, बहुखंडन अमीबा में भी देखने को मिलता है। यानी कि जब अमीबा 2 भागों में डिवाइड हो रहा है तो यही थोड़ा सा अपने आकार में वृद्धि करेगी, अपने साइज को बढ़ा करके इसमें 2 से अधिक बार कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एक साथ। जब एक साथ 2 से अधिक बार कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये मल्टीपल फिजन कहलाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी से आसेक्सुअल से रिलेटेड बडिंग। बडिंग को टॉरुलेशन के नाम से भी जानते हैं। जो टॉरुलेशन है, अगर एग्जाम में टॉरुलेशन आ जाए तब भी हमको बडिंग करना है, यानी मुकुलन। ठीक है। और अगर बडिंग आ जाए तब भी यही करना है। ठीक।
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बडिंग की जो प्रोसेस होती है ये एक प्रकार की आउटग्रोथ होती है। जो जीव के शरीर में कुछ आउटग्रोथ निकल आती हैं वो बड कहलाती हैं और मैच्योर होने के बाद मदर बॉडी से अलग होकर के नए जीव के रूप में कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो इसमें हमने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक ईस्ट में बडिंग है और एक हाइड्रा में बडिंग है। ठीक है, ईस्ट की जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आउटग्रोथ निकल रही हैं, ये देखिए ये आउटग्रोथ है। याद रखिएगा एक साथ एक या एक से अधिक आउटग्रोथ निकलती हैं, ये आउटग्रोथ क्या कहलाएंगी? बड। इन्हीं को हम लोग बड कहते हैं। जब ये आउटग्रोथ यानी बड मैच्योर हो जाएंगी तो ये कट हो जाएंगी, मदर बॉडी से अलग हो करके नई ईस्ट की सेल के रूप में कार्य करेंगी और ये खुद जब बडिंग करेंगी तब इनमें भी आउटग्रोथ निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट में बडिंग होती है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस का मेंबर है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यूजफुल फंजाई के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं हाइड्रा में बडिंग कैसे, हाइड्रा में बडिंग की जो प्रोसेस होती है ये इसके जो है टेंटिकल्स हैं। ठीक है, टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स के बाद जो है ये इसकी बॉडी है, बॉडी में ही आउटग्रोथ डेवलप होती है और जैसे ही आउटग्रोथ निकल आएगी तो ये मैच्योर होकर के मदर बॉडी से अलग हो जाएगी, अलग होकर एक नई हाइड्रा की सेल के रूप में काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये जो है नया हाइड्रा बन जाएगा, फिर ये भी बडिंग करना शुरू कर देगा। इसलिए जो बहुत ही छोटे जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनकी दुनिया बहुत ही अलग होती है, वो ईजिली ख़त्म नहीं होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेगमेंटेशन, ध्यान रखिएगा जो पहला पढ़ा था हमने विखंडन यानी फिजन, विखंडन और खंडन इन दोनों में अंतर होता है, तो हमको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। वो फिजन था, ये फ्रेगमेंटेशन है। जो फिजन की प्रोसेस होती है वो जीव अपनी इच्छा के अनुसार करता है और जो खंडन की प्रोसेस होती है वो सडनली होता है, जीव की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो इसमें मैंने जो है एग्जांपल लिया है स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है, इसमें ये इसकी जो बॉडी होती है ये फिलामेंटस होती है, बहुत ही लंबी होती है और इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये थोड़ा रिबन शेप्ड होता है। ठीक है, ये फीचर्स हैं 11th की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि अगर किसी भी कारणवश कोई भी रीज़न ऐसा हो जाए जिसके कारण ये जो फिलामेंटस बॉडी है एक या एक से अधिक भागों में टूट जाए, खंडित हो जाए, कट जाए, तो इसके जितने भी खंड होंगे, जितने भी टुकड़े होंगे, ये सब जा कर के नीचे किसी भी बेस के सहायता से चिपक करके फिर से अंकुरित हो जाएंगे और नई बॉडी का निर्माण कर लेंगे या नई फिलामेंटस बॉडी बना लेंगे। तो ये खंडन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस बहुत ही इजी मेथड पर जो है मैंने इसको बताया हुआ है, सारे प्रोसेस मैंने बहुत ही इजी मेथड पर बताए हैं। इसी तरह से जो है अभी आगे और भी टॉपिक्स आएंगे, इसलिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। इसको जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। अब इसमें जो है जो लास्ट टॉपिक है हमारा स्पोरुलेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स का निर्माण होना, बीजाणु जनन। ठीक है, इतने नाम से हम इसको जान सकते हैं कि स्पोरुलेशन को ही स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो एग्जाम्पल स्पोर्स का निर्माण होना, बीजाणुओं का निर्माण होना, अब बीजाणुओं का निर्माण जो है सबसे ज़्यादा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है वो फंजाई में होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम नोटेटम,
ये एक ऐसा फंजाई है, बहुत ही यूज़फुल फंजाई है। ये जो है बेकार का फंजाई नहीं है कि फफूंद लग गई, फंगस लग गया, नहीं। ये एक ऐसा फंजाई है जिससे कि हमारे लिए एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन। नाम सुना होगा आप लोगों ने पेनिसिलिन का, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। बहुत अच्छी एंटीबायोटिक जो है मानी गई है। बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल पर जो है इसका कल्चर किया जाता है फर्मेंटर्स में। तो इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि जो इसकी बॉडी होती है, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कोनिडियोफोर कहते हैं। ये कोनिडियोफोर है, यानी कि ऐसी ब्रांचेज या ऐसी जो है शाखाएं या ऐसी बॉडी जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन हो सके। जो पेनिसिलियम के स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया के रूप में होते हैं, जो छोटे छोटे दानों के रूप में ढेर सारी श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चेन की चेन लगी हुई होती है, और यही कोनिडिया जब यहाँ से मैच्योर हो जाएंगे तो झड़ जाएंगे, झड़ करके नीचे किसी भी कल्चर में जा कर के गिरेंगे, सॉइल कल्चर में या जो इनका उचित नेचुरल कल्चर मीडिया होगा उसमें जो है ये गिरेंगे। गिर करके फिर से ये अंकुरित हो जाएंगे, और अंकुरित हो करके फिर से ये कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, और फिर इनमें कोनिडियाज डेवलप हो जाते हैं। इसलिए एक एक फंजाई से बहुत ढेर सारे स्पोर्स रेडी करके बहुत ढेर सारे फंजाई हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्री वगैरह में जो भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मशरूम जो आते हैं वो भी इन्हीं कुछ स्पोर्स के थ्रू, इनमें जो माइसीलियम रन करता है, माइसीलियम के थ्रू हम लोग फंजाई को ग्रो करा लेते हैं, और वही मशरूम जो है एडिबल फंजाई कहलाती है, और हम लोग उसको खाते हैं। उसमें अच्छी भारी मात्रा में प्रोटीन होती है, और वो हमारे सेहत के लिए लाभदायक होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, ताकि आप सभी के दोस्तों का, फ्रेंड्स का और सारे स्टूडेंट्स का इससे जो है थोड़ा सा लाभ हो सके। और याद रखिएगा, जितना भी जो है लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपना समय न बर्बाद करें, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। स्टूडेंट टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप लोगों को समय समय से मिलती रहे। मैं सारा सिलेबस समय रहते कंप्लीट करा दूंगा। और अभी हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी मैंने जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो आर्टिफिशियल तरीके से मैंने बताया हुआ है, तो इस आर्टिफिशियल मेथड को जितना भी है, इनमें से मैक्सिमम मैं प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देने की कोशिश करूंगा, और जल्द ही मेरा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल आ जाएगा। उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप सभी लोग उसको देख करके बहुत ही आराम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की आर्टिफिशियल मेथड को सीख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।